गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, जैसा कि मैं आप लोगों को एशिया महाद्वीप है उसके बारे में पढ़ा रही थी, उसकी मैंने आप लोगों को स्थलाकृति उसकी अक्षांश देशांतर रेखाएं समझा दी, भौगोलिक स्थिति समझा दी और मैंने उस एशिया महाद्वीप की विशेषताएं अपन ने कर ली थी। एशिया महाद्वीप की विशेषताएं करने के बाद में आज अपना टॉपिक है एशिया के उच्चावच। एशिया के उच्चावच। ठीक है, देखो ऐसे देखा जाए तो एशिया महाद्वीप की अगर चर्चा करते हैं तो एशिया महाद्वीप के अंदर क्या है, आपकी नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियां और प्राचीन पर्वत श्रेणियां दोनों ही क्या है आपके एशिया महाद्वीप के अंदर मिलती हैं। एशिया महाद्वीप की अगर चर्चा करते हैं तो एशिया महाद्वीप के अंदर आपकी ये क्या है, विषमताओं वाला महाद्वीप है। यहाँ पे क्या है आपकी अनेक प्रकार के उच्चावच से संबंधित भी, आपके मैदानों से संबंधित भी और उसी के साथ साथ पठारी क्षेत्र है और नदियों का मैदानी क्षेत्र है। उत्तर का विशाल मैदान है जहाँ पे उत्तर की उच्च भूमि है देखने को मिलती है। यानी कि अगर इसकी आपकी स्ट्रक्चर जो देखा जाता है एशिया महाद्वीप को देखने में, तो इसके अंदर अनेक प्रकार की आपको स्थलाकृति है देखने को मिलती है। मैदानी क्षेत्र भी मिलेगा आपको, धरातल से ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र भी मिलेगा। यानी कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, चोटियां हैं, वो किस में दिखाई देती हैं, आपके एशिया महाद्वीप में दिखाई देती हैं। दूसरी अगर पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका पामीर का गांठ है, जो ये आपको मैंने ब्लैक कलर में दिखाया है। पामीर की गांठ को विश्व की छत की श्रेणी भी दी जाती है। यहाँ से ये जो पर्वत श्रेणी है, यहाँ से आपकी अनेक पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है, हिंदू कुश है, आपकी बहुत सारी अल्टाइन जो पर्वत श्रेणी है, अल्टाइन जो पर्वत श्रेणी है, अराकानियोमा है, आपकी हिंदू कुश है। बहुत सारी ऐसी पर्वत श्रेणियां हैं जो आपकी पामीर के गांठ से होकर निकलती हैं। तो इस तरीके से पर्वत श्रेणियों की अगर बात करें, चाहे वो आपकी पर्वत श्रेणियां हैं पुरानी हैं, या कहा जा सकता है कि प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित पर्वत श्रेणियां हो, या नवीन मध्य के अंदर एशिया महाद्वीप के मध्य क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाली नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियां हो। तो इस तरीके से क्या है, इस क्षेत्र के अंदर आपको अध्ययन की दृष्टि से इसको सुविधाजनक बनाने के लिए एशिया महाद्वीप को क्या है आपको धरातलीय जो विषमताएं हैं, जिस क्षेत्र के अंदर धरातलीय विषमताओं के आधार पे एशिया महाद्वीप के उच्चावच को क्या है अलग अलग भागों के अंदर बांट दिया गया है। कि पर्वतीय क्षेत्र के भाग को अलग कर दिया गया, मैदानी क्षेत्र के भाग को अलग कर दिया गया, पठारी क्षेत्र को अलग कर दिया गया, जिससे क्या है पढ़ने में क्या हो सके, सुविधा हो सके। इसलिए उच्चावच को अध्ययन की दृष्टि से क्या है 5 भागों में बांटा गया है। किसे, एशिया को। अब अपन मानचित्र से इसे समझ लेते हैं। देखो, उच्चावच के आधार पे क्या है, मानचित्र में आपके एशिया महाद्वीप को भू आकृतिक प्रदेश कह दो। भू आकृतिक प्रदेशों के आधार पे इसे क्या है 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला उत्तरी भाग जो है आपका रूस वाला जो क्षेत्र आता है, उसे कहा जाता है उत्तर का निचली भूमि क्षेत्र। ठीक है, पहला क्षेत्र। उसके बाद में आता है आपका मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम। दूसरा पार्ट आता है, ये आपका पहला पार्ट हो गया, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, उत्तर का निचली भूमि का क्षेत्र। दूसरा आपका आ गया मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम, जो आपका ये गोल इस तरीके से जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा कहाँ से, टर्की से स्टार्ट होकर ये पूरा आपका क्या है
इस क्षेत्र में मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, मध्यवर्ती एशिया है, ये इसके अंदर आपका क्या कौन सा भाग फैला हुआ है? मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर पर्वत और पठारी क्षेत्र है देखने को मिलता है। उसके बाद अगर अपन आते हैं तो अगला आता है नदियों का मैदान। इसे प्रायद्वीपीय नदियों का मैदान, नदियों के मैदान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, अनेक प्रकार का उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, जैसे ये वाला है, ये वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, आपका उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है जिसके अंदर नदियों के द्वारा अनेक प्रकार की जो नदियां बहती हैं, दजला फरात नदी है, यांगटीसी कियांग नदी है, गंगा है, सिंधु है, यमुना है, अनेक प्रकार की जो नदियां बहती हैं, यहाँ पे क्या करती हैं, नदियों के द्वारा क्या होती है, उपजाऊ मृदा को लाकर यहाँ पे जमा किया जाता है, जिसके कारण ये क्षेत्र क्या हो जाता है, आपका उपजाऊ हो जाता है और यहाँ पे कृषि कार्य है वो बहुत आसानी से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उपजाऊ मृदा पाई जाती है, इसलिए यह क्षेत्र नदियों का मैदानी क्षेत्र कहलाता है। तो तीसरा पार्ट कौन सा हो गया आपका, नदियों का मैदान, ठीक है। चौथा आता है आपका दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। ये जो क्षेत्र आता है आपका, ये जो क्रॉस का निशान लगा रखा है, ये आपका आता है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें क्या है, आपका पठारी क्षेत्र है। यहाँ पे भी क्या है, पठारी क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पे क्या है, आपकी उपजाऊ मृदा है, लावा युक्त मिट्टी है वो पाई जाती है, जिसके कारण ये भी क्या है, आपका उपजाऊ क्षेत्र के रूप में माना जाता है। यहाँ पे अनेक पठारी क्षेत्र है देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ आपका अगला आता है पांचवा, प्रायद्वीप द्वीप समूह मालाएं। जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, ये कौन सा आपका, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। और नीचे यहाँ पे क्या है आपका, हिंद महासागर, ठीक है। ये प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर। तो महाद्वीप किसे कहते हैं, द्वीप का मतलब होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है और बीच का भाग क्या होता है, ऊपर उठा हुआ हो, यानी कि ऐसा स्थल भाग जिसके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है, वो क्या कहलाता है, आपका द्वीप कहलाता है। तो ये जो छोटे छोटे द्वीप श्रृंखलाएं जो पाई जाती हैं, छोटे छोटे द्वीप मालाएं जो पाई जाती हैं, जैसे फिलीपींस है, फिलीपींस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लगभग 7000 के करीब आपके द्वीप है देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, ये जो द्वीप हैं, यहाँ पे अनेक प्रकार के छोटे छोटे द्वीपों के रूप में आपकी द्वीप समूह मालाएं हैं फैली हुई हैं। क्यों फैली हुई है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रशांत महासागर और नीचे यहाँ पे हिंद महासागर। तो इस तरीके से आपके एशिया महाद्वीप को कितने भागों में बांटा गया है, ऊंचावच की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। तो उसको नोट करा देती हूं मैं। एशिया महाद्वीप को ऊंचावच के अध्ययन की दृष्टि से से 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन से, सबसे पहला उत्तर का निचली भूमि, दूसरा है मध्यवर्ती पठार पर्वत क्रम, तीसरा है नदियों का मैदान,
चौथा है दक्षिणी प्रायद्वीप पठार। पांचवा है द्वीप समूह मालाएं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। हो गया? देखो, एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आता है, या तो पूछेंगे उच्चावच, एशिया महाद्वीप को उच्चावच के आधार पे बांटते हुए किसी दो का वर्णन कीजिए, दो स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। या आपके आ सकता है एशिया महाद्वीप के भू आकृतिक प्रदेशों को बांटते हुए एशिया महाद्वीप को प्रमुख भू आकृतिक प्रदेशों में बांटते हुए किसी दो का वर्णन कीजिए, किसी तीन का वर्णन कीजिए, या पूछ सकते हैं पांचों का वर्णन कीजिए। तो इस रूप में आपके क्वेश्चन आएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर उच्चावच लिख दिया जाता है तो भी आपकी भू आकृतिक प्रदेश करने हैं, अगर भू आकृतिक प्रदेश कर देते हैं तो भी आपको उच्चावच का वर्णन करना है। तो इस आधार पे ये आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि आपके उच्चावच और भू आकृतिक प्रदेश एक ही होते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए आपको एशिया के प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश। तो ये क्या है? एशिया के प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश हैं, या कह सकते हैं कि एशिया के प्रमुख उच्चावच हैं, जिन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें पहला आपका दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की अगर चर्चा करते हैं तो कहाँ कहाँ पे है? ये दिखाई दे रहा है कौन कौन से क्षेत्रों में है? सबसे पहला है अरब का प्रायद्वीपीय पठार, ये आपका कौन सा है? अरब का प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा आता है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, और तीसरा आता है आपका चीन का प्रायद्वीपीय पठार, जो ये वाला आता है। ठीक है, 3 भागों के अंदर ही मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो आपके पठारी क्षेत्र की अगर चर्चा करते हैं तो अरब का प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, और ये चीन का प्रायद्वीपीय या हिंद चीन का प्रायद्वीपीय पठार। तो इस तरीके से आपका पहला आता है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। सबसे पहले अपन बात करते हैं अरब प्रायद्वीपीय पठार की। 3 पठारों की चर्चा करेंगे, अरब प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार और हिंद चीन का प्रायद्वीपीय पठार। देखो, अरब के प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करते हैं तो ये एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग का प्रायद्वीपीय भाग में है, यानी कि ये आपका क्या है? एशिया है। एशिया के कौन से क्षेत्र में पड़ता है? दिशा तो आप लोगों को पता होगी, ये उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग, पूरब, ये पश्चिम।
तो अपन सबसे पहले चीन एशिया की बात कर रहे हैं। तो एशिया में आपका जो अरब का प्रायद्वीपीय पठार है वो कौन सी दिशा में लगता है? ये आपका अरब का प्रायद्वीपीय पठार है। तो इसको अगर दिशा के रूप में देखते हैं तो ये कौन से भाग में आ जाएगा? एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। इधर की साइड में कौन सी दिशा हो गई? पश्चिमी। नीचे कौन सा हो गया? दक्षिणी। तो अरब का प्रायद्वीपीय पठार कौन से भाग में पड़ता है? एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पड़ता है। यह पठार फारस की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर से घिरा हुआ क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ये कौन से क्षेत्र में आता है? किन किन से घिरा हुआ है? ये फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है, आपका अरब सागर से घिरा हुआ है, ये आपका अरब सागर है, ठीक है, फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है, लाल सागर से घिरा हुआ है, यहाँ पे आपका भूमध्य सागर है, इन सब से घिरा हुआ क्षेत्र है। यह क्या है? अत्यंत प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित है। यह प्राचीन गोंडवाना का अंश है माना जाता है। ये जो क्षेत्र है किसका अंश माना जाता है? दो क्षेत्र हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का क्षेत्र इसे माना जाता है, प्राचीन चट्टानों का बना हुआ है। यह पठार दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है। इसमें प्राचीन काल की रवेदार चट्टानें मिलती हैं जिसमें ग्रेनाइट चट्टान की प्रधानता है। इस पठार की सामान्य ऊंचाई 2000 मीटर है। यह एक शुष्क मरुस्थलीय भाग है और उष्णता के कारण ये रेतीला है। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हो गई? एक तो क्या है, ये शुष्कता के कारण क्या है? रेतीला भूभाग है, अरब का मरुस्थलीय भाग, या कह सकते हैं कि अरब का पठारी क्षेत्र। इस भाग के अंदर आपके क्या लगता है? अरब सागर लगता है, और खंबात की खाड़ी लगती है, भूमध्य सागर लगता है, लाल सागर लगता है, ये आपके सागरीय भाग लगते हैं। और बीच में क्या है? आपका स्थलीय भाग है। ये शुष्क है और शुष्क के कारण रेतीला है। यहाँ पे ये गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है, प्राचीन चट्टानों से युक्त माना जाता है। इस क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है? ग्रेनाइट चट्टान है, और ग्रेनाइट चट्टान है वो किस रूप में मिलती है? रवेदार चट्टानों के रूप में मिलती है। तो इसकी विशेषताएं क्या हो गई? इस पठार की ऊंचाई कितनी है? सबसे पहले तो पठार की ऊंचाई 2000 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? शुष्कता लिए हुए होने के कारण रेतीला है। अगर इसकी आगे और चर्चा करते हैं तो ये भाग क्या है? इसके चारों ओर भूमध्य सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर, खंबात की खाड़ी, आदि आते हैं। यह है गोंडवाना लैंड का भाग है, और इसमें ग्रेनाइट चट्टानें मिलती हैं। कौन सी चट्टानें? ग्रेनाइट चट्टानें मिलती हैं, और रवेदार चट्टानें व रवेदार चट्टान
रवेदार चट्टान मिलती हैं। कौन से की बात कर रहे हैं? अरब प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा अपन कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अरब प्रायद्वीपीय भाग के अंदर अगर चर्चा करें तो ये क्या है? प्राचीनतम और अत्यंत प्राचीन और कठोर चट्टानों से क्या है? निर्मित भाग है। और कौन सी चट्टान है इसके अंदर? ग्रेनाइट चट्टान देखने को मिलती है। तो विशेषता समझ में आ गई होगी अरब के प्रायद्वीपीय पठार की। सबसे पहले ये क्या है? किन किन से घिरा हुआ है? आपका अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, और उसी के साथ साथ ये खंबात की खाड़ी, इनसे क्या है? घिरा हुआ क्षेत्र है। इसमें क्या है? शुष्कता की वजह से ये रेतीला है। दूसरा, अगर इसकी विशेषता देखी जाए तो गोंडवाना लैंड का ये भाग माना जाता है। ये अत्यंत कठोर और प्राचीन चट्टानों से युक्त माना जाता है। ये क्या है? इसकी विशेषता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2000 मीटर इसकी ऊंचाई है, मिलती है। आगे बात कर लेते हैं, ये मिटा दूं। उसके बाद आपका आता है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। अगला आता है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। देखो, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की अगर चर्चा करते हैं तो ये आपका क्या है? भारत है। भारत को भी क्या है? आपका भौगोलिक प्रदेशों के आधार पे इसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। ऊपर आपका आ गया नदियों का मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, नदियों को उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर जहाँ पे पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं। नीचे वाले हिस्से को प्रायद्वीपीय पठार, आपका जो तटीय क्षेत्र है, तटीय मैदानी क्षेत्र है, छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। तो इस तरीके से क्या है? भौगोलिक आधार के ऊपर, भू आकृतियों के आधार पे भारत को भी क्या है? 5 हिस्सों में बांटा गया है। दूसरा आपका आता है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की अगर चर्चा करते हैं तो ये क्या है? भारत के दक्षिणी भाग में लगता है। और इसके अंदर भी क्या है? आपके प्रायद्वीपीय पठार की भांति यहाँ भी क्या है? प्राचीन चट्टानों से निर्मित गोंडवाना का ही ये अंश माना जाता है। कठोर चट्टानी भाग है। यहाँ क्या है? ज्वालामुखी से निर्मित क्या है? ज्वालामुखी के फूटने से, ज्वालामुखी के निर्मित होने से यहाँ पे क्या है? लावा निर्मित मृदा है, काली मृदा है, यहाँ पे जमाव है देखने को मिलता है। और इसके ढाल की अगर बात करते हैं तो पूर्व से पश्चिम, पूर्व की ओर है, पश्चिम की ओर इसका किनारा क्या है? सीधा खड़ा हुआ है। और इस पठार पर नदियों ने भूमि का क्षरण अधिक किया है। और इस भाग का, इस धरातलीय भाग के ऊपर क्या है? उबड़ खाबड़ भाग है देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पठार की सामान्य ऊंचाई कितनी है? 1400 मीटर देखने को मिलती है। और इस पठार के उत्तरी भाग में विंध्याचल पर्वत, यहाँ पे आपका विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, मालवा का पठार, यहाँ पे मालवा का पठार देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है? श्रेणियां हैं देखने को मिलती हैं। जबकि दक्षिणी भाग के अंदर आपकी नीलगिरी की पहाड़ी है, इलायची पहाड़ियां हैं देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से प्रायद्वीपीय पठार में भी क्या है? आपके अनेक पठारी क्षेत्र हैं देखने को मिलते हैं। उनकी सामान्य ऊंचाई 1400 मीटर है देखने को मिलती है। यह भी किसका अंश है? यह भी गोंडवाना लैंड का अंश माना जाता है। कठोर व प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। दूसरा, यहाँ पठारों
ऊंचाई 1400 मीटर होती है। भारत के दक्षिणी भाग में ज्वालामुखी जमाव मिलते हैं। ज्वालामुखी जमाव मिलते हैं। यहाँ मालवा का पठार, विंध्याचल पठार, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, व नीलगिरी की पहाड़ी व इलायची की पहाड़ी मिलती है। समझ में आ गया? ये जो आपका क्षेत्र है, नीलगिरी की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, यहाँ पे आपका विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, मालवा का पठार, ये क्षेत्र है आपका क्या है, भारत का दक्षिणी भाग के अंदर स्थित प्रायद्वीपीय पठार है। किससे निर्मित है? ज्वालामुखी के जमाव से निर्मित है। इन क्षेत्र के ऊपर क्या है, जो भी पर्वतीय क्षेत्र है वो 1400 मीटर की सामान्य ऊंचाई है वो देखने को मिलती है। लगभग 1400 मीटर की ऊंचाई में यहाँ पे पर्वत और पठार है देखने को मिलते हैं। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये भी किसका भाग माना जाता है? गोंडवाना लैंड का अंश माना जाता है। यहाँ पे भी कठोर चट्टानी आपके चट्टानी क्षेत्र है देखने को मिलता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद आपका आता है तीसरा, हिंद चीन का पठार। तीसरा है हिंद चीन का पठार। हिंद चीन के पठार की अगर चर्चा करते हैं तो ये क्या है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में फैला हुआ है। देखो दिशा की दृष्टि से अगर देखते हैं तो अरब का पठार है वो कौन से दिशा में है? दक्षिणी पश्चिमी, किसके? एशिया के। ऐसे ही अगर आपका भारत के प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो ये क्या है, भारत के एशिया के दक्षिणी भाग में पड़ता है। ऐसे ही क्या है, हिंद चीन के पठारी क्षेत्र की बात करते हैं तो ये क्या है, एशिया के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र के अंदर आता है। इसकी स्थिति कहाँ पे है? एशिया के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर आता है, जिसका अधिकांश भाग आपका कंबोडिया, लाओस, वियतनाम में स्थित है। यहाँ पे कौन कौन से देश आते हैं? कंबोडिया है आपका, लाओस है, वियतनाम है। यह भी कठोर चट्टानों से निर्मित है। इसमें शान, क्वीचांग, यूनान के पठारी भाग यहाँ पे मिलते हैं। और पठार की जो सामान्य ऊंचाई है वो कितनी है? 1200 मीटर है। इस पठार पर नदियों द्वारा क्षरण कार्य बहुत कम हुआ है, इसलिए यह कटा फटा पठार है देखने को मिलता है। हिंद चीन का पठार यह है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में आता है। दूसरा क्या है?
दक्षिणी पूर्वी भाग में आता है पठारों की ऊंचाई सामान्यतः 1200 मीटर होती है। 1200 मीटर होती है। उसी के साथ साथ कठोर चट्टानों से निर्मित है। चट्टानों से निर्मित है। यहाँ कंबोडिया, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम और कौन सा, लाओस। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस का अधिकांश भाग इसमें आता है। ठीक है। और इसकी क्या विशेषताएं हैं? नदियों द्वारा क्षरण कम हुआ है, जिससे ये क्या है, जिससे कटा फटा पठार है। हो गया। इस तरीके से आपका एशिया महाद्वीप की भू आकृतियों के अंदर पांच अपने भू आकृतिक प्रदेश पड़े। सबसे पहला उत्तर का निचली भूमि का क्षेत्र, दूसरा मध्यवर्ती पठार पर्वत क्षेत्र, तीसरा नदियों का मैदान, चौथा आपका दक्षिणी पठारी क्षेत्र और पांचवा आपकी द्वीप समूह मालाएं। ये 5 भाग पड़े हैं। उनमें से पहला अपन ने पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, जिसके अंदर 3 प्रायद्वीपीय पठार आते हैं। अरब का प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार और हिंद चीन का प्रायद्वीपीय पठार। लगभग इन पठारी क्षेत्र होने के कारण इनके अंदर एक विशेषता है, वो सामान्य रूप से दिखाई देती है कि ये क्या है, गोंडवाना क्षेत्र के भाग माने जाते हैं। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, जब भी पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी है वो 2 हिस्सों में टूट गई थी, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। तो इस तरीके से गोंडवाना लैंड है वो उत्तर की ओर हो गया और दक्षिण की ओर आपका कौन सा हो गया, आपका गोंडवाना लैंड है वो माना जाता है। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है वो माना जाता है। तो इस तरीके से क्या है, लगभग आपके क्या है, पठारी क्षेत्र है उसका निर्माण है वो किससे, प्राचीन चट्टानों से हुआ है। प्राचीन चट्टानों के अंदर साथ साथ आपकी ज्वालामुखी क्रिया, भारत का जो पठारी भाग है ये क्या है, ज्वालामुखी जमाव के द्वारा हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पठारी क्षेत्र। आगे अपन चर्चा करेंगे नदियों के मैदानी क्षेत्र की, उसके बाद आपका मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र, उसके बाद उत्तर का निचला मैदान और लास्ट है आपका द्वीप समूह मालाएं। तो इस तरीके से अपन आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।